जब सत्ता के सामने खड़ा सबसे बड़ा वैचारिक विरोधी, संसद की नींव हिला देने वाला सबसे प्रखर प्रवक्ता अचानक एक कोठरी में दम तोड़ दे और सरकार बिना किसी फोरेंसिक जांच, बिना किसी पोस्टमार्टम के उसके पार्थिव शरीर को आनन फानन में हवाई जहाज से दूर फेंक दे, तो उसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं बल्कि आजाद भारत का पहला मेडिकल मर्डर कहा जाता है। जी हाँ, 23 जून 1953 जगह थी श्रीनगर की एक ऐसी जेल जहां डॉक्टर और दवाइयां कैदी की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैनात की गई थी। दरबारी इतिहासकारों ने दशकों तक आपको यह झूठ परोसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन ओपन मीडिया में तैरते सवाल, धरातल की कड़वी सच्चाई और खुद डॉक्टर मुखर्जी के हाथ से लिखे वो प्रमाण नेहरू वामपंथी और अब्दुल्ला नैरेटिव की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब एक मरीज खुद अपने हाथ से लिखकर दे चुका हो कि मुझे इस विशिष्ट दवा से एलर्जी है, यह इन्फेक्शन मेरी जान ले सकता है, फिर रात के अंधेरे में सरकारी डॉक्टर की टीम उसे वही जानलेवा सुई क्यों चुभो देती है? और जब एक तड़पती हुई मां अपने बेटे की मौत की न्यायिक जांच की भीख मांगती है, तो दिल्ली के सुल्तान नेहरू का दिल पत्थर का क्यों बन गया था? आज सामान्य जानकारी के सतही कचरे को हटाकर हम उस खौफनाक राजनीतिक षड्यंत्र की कड़ियों को जोड़ेंगे जिसने भारत के एक महान सपूत को हमसे छीन लिया। क्रोनोलॉजी ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, वो रहस्यमयी कड़ियों को समझने के लिए हमें उस समय के धरातल पर जाना होगा। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में लागू उस काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे जिसके तहत किसी भी भारतीय को अपने ही देश के एक हिस्से में जाने के लिए परमिट यानी कि वीजा लेना पड़ता था। 11 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर की सीमा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पहली बड़ी रणनीतिक चालाकी देखिए, उन्हें पंजाब की सीमा पर गिरफ्तार नहीं किया जाता जहाँ भारतीय कानून लागू था। उन्हें जानबूझकर कश्मीर की सीमा के अंदर जाकर शेख अब्दुल्ला की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाया जाता है ताकि वे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएं, क्योंकि नेहरू ने अपने भाई शेख अब्दुल्ला के लिए कश्मीर को एक अलग देश की तरह बना दिया था। यानी कि जब किसी भारतीय को कश्मीर जाना होता था तो उसे परमिट बनवाना पड़ता था, यानी कि एक तरह का वीजा। कश्मीर की सरकार, कर्मचारी और वहां की जनता का पूरा भार भारत की जनता उठाती थी और उन्हीं भारतीयों को कश्मीर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। ये था शेख अब्दुल्ला के लिए नेहरू प्रेम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर की एक ऐसी कोठरी में बंद किया जाता है जो पूरी तरह एकांत थी, जहां चिकित्सा की कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी। डॉक्टर मुखर्जी पहले से ही कुछ बीमार थे और उनके पैर में तकलीफ थी। जून के मध्य में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब यहाँ से शुरू होता है चिकित्सा के नाम पर खेला गया वो खौफनाक खेल जिसे दुनिया स्लो पॉइजनिंग या टारगेटेड मर्डर कहती है। 22 जून को उन्हें छाती में तेज दर्द होता है। उन्हें किसी बड़े मिलिट्री अस्पताल या सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज ले जाने के बजाय एक स्त्री रोग संबंधी अस्पताल की एक छोटी सी इमारत में भर्ती कराया जाता है। क्यों? क्या कश्मीर प्रशासन के पास भारत के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के लिए एक अदद सही एम्बुलेंस और सही अस्पताल भी नहीं था? डायरी का अकाट्य प्रमाण और स्ट्रेप्टोमाइसिन का सच। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े वैज्ञानिक और तार्किक प्रमाण की जिसका जवाब आज तक नेहरू के वंशज और दरबारी इतिहासकार नहीं दे पाए। डॉक्टर मुखर्जी को अपनी मेडिकल हिस्ट्री का पूरा ज्ञान था। कुछ वर्ष पहले जब वे कलकत्ता में बीमार पड़े थे
तब उनके पारिवारिक डॉक्टर ने उन्हें साफ चेताया था कि उनके शरीर को स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक से गंभीर एलर्जी है और यह दवा उनके लिए प्राणघातक हो सकती है, जिसे डॉक्टर मुखर्जी ने श्रीनगर के सरकारी डॉक्टरों को यह बात साफ साफ बताई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी निजी डायरी में भी इस चेतावनी को दर्ज किया था। लेकिन 22 जून की रात को डॉक्टर अली मोहम्मद की देखरेख में डॉक्टर मुखर्जी को जबरन उसी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दे दिया गया। इंजेक्शन लगते ही उनके शरीर की स्थिति बिगड़ने लगी, वे तड़पने लगे। यह कोई मानवीय भूल नहीं थी जब एक योग्य डॉक्टर को मरीज खुद लिखकर दे रहा हो कि यह दवा उसके लिए जहर है और डॉक्टर फिर भी वही जहर उसकी रगों में उतार दे, तो इसे चिकित्सा नहीं तो इसे सत्ता के इशारे पर की गई मौत माना जाएगा, ताकि नेहरू की सत्ता के सामने जो सबसे बड़ा वैचारिक वृक्ष खड़ा था उसे हमेशा के लिए मलबे में तब्दील किया जा सके। सबको छिपाने की जल्दबाजी और नेहरू का क्रूर इनकार। 23 जून 1953 की सुबह खबर आती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया। इसके बाद जो हुआ वह इस देश के आपराधिक इतिहास का सबसे काला पन्ना है। अगर मृत्यु प्राकृतिक थी तो श्रीनगर में उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? कानूनन किसी भी संदेहास्पद मृत्यु के बाद फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होती है, लेकिन वहां की शेख अब्दुल्ला सरकार और दिल्ली की अहंकारी नेहरू सरकार को डर था कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो रगों में दौड़ता हुआ वो सरकारी जहर दुनिया के सामने आ जाएगा। इसलिए आनन फानन में शव को एक विमान में लादा गया और कलकत्ता भेज दिया गया। जब डॉक्टर मुखर्जी का पार्थिव शरीर कलकत्ता पहुंचा तो उनकी 84 वर्षीय वृद्ध माता जोगमाया देवी का कलेजा फट गया। उन्होंने देश के अहंकारी सुल्तान जवाहरलाल नेहरू को एक अत्यंत भावुक और तार्किक पत्र लिखा। उन्होंने मांग की कि मेरे बेटे की मृत्यु सामान्य नहीं है, मुझे इसकी एक निष्पक्ष न्यायिक जांच चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के स्वघोषित मसीहा जवाहरलाल नेहरू का जवाब कितना क्रूर और संवेदनहीन था, यह इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज है। नेहरू ने जांच कराने से साफ इनकार कर दिया था। ये वही नेहरू था जो खुद को ही अपने हाथों से भारत रत्न दे देते हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने इस मामले की आंतरिक जांच कर ली है। अब सोचिए, नेहरू ने दिल्ली बैठे बैठे जांच किस स्कैनर से की थी, किस सेंसर से की थी? क्या उन्होंने एडविना माउंटबेटन के एंटीना का प्रयोग किया था? सोचिए, जो व्यक्ति खुद इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में था वही खुद को क्लीन चिट दे रहा था। और ये अकेले जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, बल्कि जवाहरलाल नेहरू के अलावा इंदिरा, राजीव, संजय, सोनिया, राहुल सबने यही किया, क्योंकि ये सभी आज भी ब्रिटिश की दलाली कर रहे हैं। अगर आपको इसमें संदेह है तो सोचो, उन्हीं ब्रिटिश की बनाई कांग्रेस को ये आज भी संचालित क्यों कर रहे हैं? इतिहास गवाह है कि नेहरू सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलों को छुपाया। भारत को आजादी दिलाने वाले असली स्वतंत्रता सेनानियों को नेहरू ने इतिहास से गायब कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु पर सच का गला घोंट दिया। नशे में चूर नेहरू ने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के हाथों गंवा दी। नेहरू के मुंह पर तमाचा मारते हुए एक छोटे से देश पाकिस्तान ने भी कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और इन्हीं नेहरू को कुछ दलाल विजनरी कहते हैं। विजन क्या होता है एक बार सोचकर तो देखो। यह हार किसी कमजोरी की वजह से नहीं थी, यह देश के सबसे प्रखर राष्ट्रवादी विचारक के खिलाफ भारतीय जयचंदों का वो छल था जिसने आजाद भारत की राजनीति को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। धरातल की इस सच्चाई को जानने के बाद क्या आज भी आपको लगता है कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत सिर्फ एक हादसा थी?
क्या इस ऐतिहासिक पाप की निष्पक्ष जांच आज के समय में नए सिरे से नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सत्य की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए इतिहास बोलेगा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर राष्ट्रवादी को शेयर करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।